डियर स्टूडेंट, A4 के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 10 सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.1 को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। देखिए, हमें ये कहा गया है कि जो 40 किलोमीटर का विस्थापन है उसे उत्तर से 30 अंश पूर्व में दिखाना है। तो हम सबसे पहले हम अपना दिशा ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, इस दिशा ये मूल बिंदु कहलाता है, ये मूल बिंदु होता है और इस मूल बिंदु की दाईं ओर पूर्व माना जाता है और बाईं ओर पश्चिम, और इससे ऊपर की ओर उत्तर की दिशा और नीचे की ओर दक्षिण की दिशा होती है। अब देखेंगे हम कि हमसे कह रहे हैं कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में, ये रही उत्तर की दिशा और उत्तर से 30 अंश पूर्व में बनाना है। तो हम पूर्व, उत्तर से पूर्व इधर की ओर है, तो हम यहाँ से सदैव कोण जो भी होंगे वो हम मूल बिंदु से बनाते हैं। और कितने अंश का बनाना है हमें? 30 अंश। तो हम यहाँ से लेकर चलेंगे और एक ये ऐसे डायरेक्शन में 30 अंश बना देंगे। ये हम मान के चलेंगे, फिक्स तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि मानेंगे कि ये 30 अंश है और पूर्व की ओर बना देंगे। और ये जो दिशा जा रही ये, इसे हम लिख देंगे 40 किलोमीटर। देखिए, इसमें हमसे कहा जा रहा था उत्तर से 30 अंश पूर्व में, तो हमने ये उत्तर से क्या किया, 30 अंश पूर्व में बना दी एक रेखा। कितने किलोमीटर कह रहा था? 40 किलोमीटर। तो हमने यहाँ से इसे लिख दिया 40 किलोमीटर और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है, क्योंकि हमसे कह रहे थे सिर्फ आलेख में निरूपण करो। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन हल। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2। लेकिन हम प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में लिखिए। मतलब ये है कि हमें ये जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये हमें नंबर दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से सदिश हैं और कौन से अदिश हैं। तो हम पहले जानेंगे कि सदिश कौन से होते हैं और अदिश कौन से होते हैं। देखिए, सदिश राशियाँ वे कहलाती ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, तो उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि प्रश्न 1 ये कह रहे हैं हमसे फर्स्ट नंबर में कि 10 किलोग्राम, ये केजी को हम क्या पढ़ेंगे? किलोग्राम। तो ये हमसे इससे ये पता चल रहा है कि 10 किलोग्राम किसी वस्तु का एक वजन है, सिर्फ किसी वस्तु का वजन है। तो इससे हमें सिर्फ परिमाण का पता चलता है। तो हम ये समझेंगे कि इसमें दिशा तो है नहीं कहीं, तो हम ये मानेंगे कि ये एक परिमाण को ही दर्शाता है और परिमाण को दर्शाने वाला एक अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार हम इसे कहेंगे कि ये क्या है? अदिश राशि। सेकंड में कह रहे हैं कि 2 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए, इसमें हमें ये पता चला कि 2 मीटर तो ये हमारा एक परिमाण हो गया। और जो ये कह रहा है उत्तर पश्चिम क्या है? एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित दिशा है कि हमें उत्तर पश्चिम में ही चलना है। और कितना चलना है? 2 मीटर। तो इससे हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। और सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह एक सदिश है, यह एक सदिश है। अब थर्ड पे कह रहा है 40 अंश। देखिए, 40 अंश है, इसमें हमें सिर्फ ये 40 क्या है? एक परिमाण है। ये अंश तो सिर्फ परिमाण को दिखा रहा है कि 40 अंश एक परिमाण है। इसमें कहीं हमें दिशा का ज्ञान तो हो नहीं रहा है कि उत्तर है या पश्चिम है, पूरब है, दक्षिण है कि कोई अदर दिशा है। तो हमें इनमें से किसी भी दिशा की ओर संकेत नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये क्या है? एक अदिश है, यह एक अदिश है। देखिए, चौथे नंबर पे ये कह रहे हैं कि 40 वाट। हम जानते हैं कि ये एक वाट शक्ति का मात्रक है और शक्ति कैसी राशि होती है? अदिश। तो हम कहेंगे 40 वाट भी एक अदिश है। इस पांचवे पे कह रहे हैं 10 की पावर -19 कूलाम। देखिए, ये कूलाम आवेश का मात्रक होता है और आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। और ये 10 की पावर -19 कूलाम है। इसका मतलब ये सिर्फ परिमाण पता चला है हमें, दिशा का तो इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। और कूलाम कैसी राशि है? अदिश, आवेश का मात्रक है और आवेश अदिश राशि है। तो ये क्या कहेंगे कि ये एक अदिश है। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरे का ये लास्ट नंबर, इसमें कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
त्वरण का मात्रक है। और हम जानते हैं कि त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यह एक सदिश राशि है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ, तो देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में हमसे ये कह रहे हैं कि इनमें से जो ये दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से ये कह रहे हैं कि कौन सी सदिश हैं और कौन सी अदिश हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध करो। मतलब अलग अलग बताओ कि कौन से इनमें से सदिश हैं और कौन से अदिश हैं। तो देखिए फर्स्ट में कह रहे हैं समय कलांश। समय क्लास हम जानते हैं कि ये समय क्लास में कोई निश्चित दिशा तो है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि जो समय कलांश है ये क्या क्या है, एक अदिश है। समय कलांश एक अदिश है। सेकंड में कह रहे हैं दूरी। तो दूरी दूरी तो हम जानते ही हैं कि ये एक अदिश राशि है, क्योंकि यह एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि में दूरी कैसी है, अदिश राशि होती है। ये क्या है, अदिश। थर्ड पे कह रहे हैं बल। बल बल तो हम जानते हैं कि यह एक कैसी राशि है, सदिश है। बल कैसी राशि होती है, सदिश। तो हम कह देंगे कि जो बल है ये एक सदिश राशि है। वेग, वेग क्या है, वेग वेग एक हमारी सदिश राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि यह एक सदिश है। कार्य, कार्य कैसी राशि होती है, देखिए ये भी एक भौतिक राशि है और कार्य एक अदिश राशि होती है, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा है, एक अदिश है। देखिए समय कलांश कैसी राशि होती है, अदिश। दूरी कैसी होती है, अदिश। बल, बल एक सदिश राशि होती है। वेग भी एक सदिश राशि होती है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। तो हमने क्या किया कि प्रश्न संख्या 3 के सभी जो दिए गए हैं इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से जो सदिश थे उन्हें हमने सदिश बता दिया और जो अदिश है और उन्हें हमने अदिश बता दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं कि आकृति 10.6 और कोष्टक में दिया है एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आकृति 10.6, ये जो आकृति बनी है यहाँ पर हमारे पास, ये आकृति बनी है और इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि इनमें से निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। जो ये फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं सहआदिम, सेकंड में समान और थर्ड पे कह रहे हैं संरेख परंतु असमान। इन तीनों तरह के सदिशों को पहचानना है कि इस दिए गए चित्र में कौन से ए, बी, सी, डी इनमें से कौन कौन से सहआदिम है, कौन से समान है और कौन से संरेख है परंतु असमान है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सहआदिम सदिश होते क्या हैं। देखिए मैं याद दिला दे रहा हूँ कि सहआदिम क्या होते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो किसी एक ही बिंदु से, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो या एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट किए हों, तो ऐसे सदिश आपस में सहआदिम सदिश कहलाते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि सहआदिम सदिश क्या होते हैं। देखिए ऐसे दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो या एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किए हो, तो वे सदिश आपस में सहआदिम सदिश कहलाते हैं। और समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो, वो समान सदिश कहलाते हैं। और संरेख परंतु असमान, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संरेख परंतु असमान सदिश कहते हैं। तो हम देखेंगे अब इनमें से इस चित्र में कौन से सहआदिम है। पहला नंबर हमें क्या पता करना है, सहआदिम। देखिए अब हम देखेंगे कि ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को देखें तो देखो एरो ए वेक्टर का इधर की ओर है। इससे हमें ये लग रहा है कि जो ए वेक्टर है वो इस बिंदु से चलना शुरू किया है और इधर की ओर ऐसे आया है। और वहीं पर अगर बी वेक्टर की बात करें तो लग रहा है कि यहाँ से आया है और क्योंकि इसका एरो नीचे की ओर है, तो हम कहेंगे कि लग रहा है ऐसा कि यहाँ से चलना शुरू किया है और इधर की ओर आया। तो अगर हम ए और बी को तुलनात्मक रूप से देखें तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, बी का यहाँ है, तो ये दोनों तो आपस में सहआदिम सदिश नहीं कहलाएंगे। अगर अब हम ए वेक्टर और डी वेक्टर की बात करें तो देखेंगे कि ए वेक्टर की दिशा तो इधर से इधर की ओर है और डी वेक्टर की बात करें तो वो भी इसी पॉइंट से इधर की ओर आना शुरू हुआ है।
देखिए हमने अभी पढ़ा है जैसे कि सह्यादिम सदिश क्या होते हैं, ऐसे दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो वो सह्यादिम सदिश कहलाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु यही है और इधर की ओर गए, डी वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु यही है और जबकि वो इधर की ओर आया, तो हमने ये देखा कि प्रारंभिक बिंदु तो समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर और डी वेक्टर है ये दोनों आपस में सह्यादिम सदिश हैं। तो इस पहले का आंसर क्या होगा हमारा, ए वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर और डी वेक्टर, ये हो गया हमारे पहले का आंसर कि कौन कौन से सह्यादिम सदिश हैं। अब हम सेकंड पे चलेंगे, समान सदिश। देखिए अभी जैसे हमने बताया कि समान सदिश कौन होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी दिशाएं और परिमाण दोनों समान हो वो हमें समान सदिश के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम इस चित्र में देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर इधर की ओर, बी वेक्टर इधर की ओर, सी वेक्टर इधर की ओर, डी वेक्टर इधर की ओर, ये तो सभी हमें दिखा दिए गए। ये तो हम पहचान लेंगे कि ए वेक्टर की दिशा किधर की ओर है, बी वेक्टर की किधर की ओर है, या सी की किधर की ओर है, या डी की किधर की ओर है। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि ए वेक्टर का परिमाण कितना है, बी वेक्टर का परिमाण कितना है, सी का कितना है या डी का कितना है? क्योंकि हमें समान छांटने हैं तो परिमाण के साथ साथ हमें दिशाओं के साथ साथ परिमाण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें देखो इस क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, वो हमें दिया है कि 10.6 वर्ग है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हिंट है, जो एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो आकृति 10.6 ये बनाई गई है ये कैसा है, एक वर्ग है। और अब हम जान सकते हैं कि वर्ग के ये जो सभी भुजाएं, ये इधर की बात करें या इधर की बात करें या इधर की बात करें और या फिर इधर की बात करें, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, इन सभी के जो परिमाण होंगे वो समान है क्योंकि यह एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर के सभी के परिमाण समान है। अब हम बात करते हैं दिशाओं की ओर, तो हम देखेंगे ए वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, बी की इधर की ओर, तो ये दोनों तो समान नहीं रहे, तो इनकी दिशा इधर है, इनकी दिशा इधर, तो इनकी बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे ए वेक्टर इधर की ओर है, सी वेक्टर इधर की ओर है, तो ए और सी भी समान नहीं है। अब हम बात करेंगे ए वेक्टर और डी वेक्टर की, तो ए वेक्टर यहाँ से इधर की ओर गया, डी वेक्टर इधर की ओर आया, तो ये भी समान नहीं रहे। अब हम बात करें बी और डी की, तो देखिए बी वेक्टर इधर से ऊपर से नीचे की ओर आया है और इधर अगर बात करें डी वेक्टर की, तो डी वेक्टर भी ऊपर से नीचे की ओर आया है। और हम जानते हैं कि ये एक तो वर्ग है, तो वर्ग में परिमाण तो सभी के समान है, और बी वेक्टर और डी वेक्टर इनकी दिशाएं भी देखो समान है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी वेक्टर व डी वेक्टर है परिमाण में भी समान है और दिशाओं में भी समान है, अर्थात ये कैसे हैं, समान सदिश है। हम समान सदिश में क्या लिखेंगे, बी वेक्टर और डी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर। अब चलेंगे हम थर्ड पे। थर्ड पे क्या पूछा जा रहा था, संरेख हो परंतु असमान हो। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि संरेख और परंतु असमान कौन कौन से सदिश है। तो जैसे हम जान चुके हैं संरेख परंतु असमान में कि दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएंगे, संरेख परंतु असमान। तो हम देखेंगे कि देखो ये संरेख का मतलब फिर से एक बार बता दें कि संरेख का मतलब ये होता है कि दो जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं विपरीत ओर होनी चाहिए। भिन्न भिन्न का मतलब ये होना चाहिए कि विपरीत, एक इधर की ओर जा रहा है तो दूसरा इधर की ओर आना चाहिए, या एक इधर की ओर आ रहा है तो दूसरा, एक नीचे की ओर आए तो दूसरा ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि संरेख है परंतु असमान है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि संरेख सदिश क्या होते हैं, संरेख परंतु असमान। देखिए ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो, अगर एक दाईं ओर जा रहा है तो दूसरा बाईं ओर आए, या एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर आए, ऐसे सदिश संरेख परंतु असमान कहलाते हैं। अब हम देखेंगे ए वेक्टर की दिशा ये है, अगर बात करें बी वेक्टर की तो ये तो नहीं, हम ये कहें कि ए के साथ ना तो बी होगा ना तो डी होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। अब हम ए और सी को देखेंगे, तो ए वेक्टर की दिशा ये है इधर की ओर, अगर सी की बात करें तो इधर की ओर। देखो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि अगर विपरीत हो तो देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर की परिमाण तो सेम ही है, और ए वेक्टर की इधर की ओर दाईं ओर, जबकि सी वेक्टर
बाईं ओर को आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं और परिमाण में भी समान है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर व सी वेक्टर ऐसे सदिश हैं जो संरेख हैं परंतु असमान है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर ये हमारे ऐसे सदिश हैं जो संरेख हैं परंतु असमान है। मैं फिर से एक बार संरेख परंतु असमान के बारे में बता दूं कि संरेख परंतु असमान कैसे होते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान होने चाहिए परंतु दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, संरेख परंतु असमान। देखिए ये एक वर्ग था, इसलिए हम ये कह सकते थे कि जो ए वेक्टर व सी वेक्टर है इन दोनों को परिमाण तो हर हाल में समान ही होने हैं क्योंकि वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं। और बात रही असमान की, तो असमान कैसे देखते हैं, देखो इसकी दिशा इधर की ओर थी, इसकी दिशा इधर की ओर है, तो इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर व सी वेक्टर संरेख है परंतु असमान नहीं। हाँ, अगर देखना चाहें तो आप बी वेक्टर व डी वेक्टर को भी देख सकते हो। देखिए बी वेक्टर क्या है, नीचे की ओर आ रही है, डी वेक्टर कैसे नीचे की ओर आ रही है। देखिए परिमाण में तो समान है लेकिन ये दिशाओं में भी समान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बी वेक्टर व डी वेक्टर संरेख तो है परंतु असमान नहीं है बल्कि ये समान भी है। इस तरह से हमारा अगर संरेख परंतु असमान की बात आए तो ए वेक्टर व सी वेक्टर ही आंसर होंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम प्रश्न नंबर 5 में यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में लिखिए। देखिए हमें क्या कह रहा है, जो प्रश्न 5 है इसमें निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में लिखिए। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं जैसे कि ये जो चिन्ह माइनस है ये विपरीत को दर्शाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है कि नहीं। अगर हम बात करें ए वेक्टर की तो हम ए वेक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है तो ये इधर की ओर जा रहा है, ये मान लेते हैं कि इसकी दिशा इधर की ओर है। और बात करें माइनस ए वेक्टर की तो माइनस जो ए वेक्टर होगा वो क्या है, इधर की ओर घूम होगा, ऐसे चल रहा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, माइनस ए वेक्टर। अब देखिए ये एक ही ओर तो जा रहा है, एक इधर की ओर है एक इधर की ओर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, संरेख हैं, बस दिशाएं ही तो विपरीत है। और देखो जा ये भी इधर की ओर जा रहा है ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये संरेख कहलाते हैं ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, यह एक सत्य है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पढ़ें, कह रहे हैं दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हमसे दो सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम पता करें कि परिमाण सदैव समान होता है या नहीं होता है। तो हम अगर बात करें कि दो संरेख सदिश, जैसे ये है ए वेक्टर, ये मान लिया ऐसे था। अगर हम बात कर दें ए वेक्टर का परिमाण कितना है, अगर देखो तो इसके गुणे पे 1 लगा के देख लो आप ऐसे। अगर हम बात करते हैं इसके गुणे पे 2 कर दें, देखो संरेख तो अभी भी है क्योंकि परिमाण से हमें क्या मतलब है, इसकी दिशा इधर की ओर इसकी दिशा इधर की ओर, विपरीत ओर है तब भी हमसे कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये माइनस का मतलब ये होता है अगर एक पूर्व की ओर जा रहा है तो माइनस लगा देने से दूसरा पश्चिम की ओर आएगा, और ये दोनों ही संरेख कहलाते हैं, या ऊपर और नीचे ये दोनों भी आपस में संरेख कहलाते हैं। तो हमें ये पता चला कि परिमाण पे कोई डिपेंड नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि अगर दो संरेख सदिश हैं तो उनके परिमाण सदैव समान ही होंगे। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परिमाण समान ही रहे, कभी ऐसा भी मिल सकता है हमें। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि यह एक असत्य कथन है, ये क्या है, एक असत्य कथन है। देखिए फिर से मैं बता दूं कि जो ए वेक्टर है, मान लें कि ये ए वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, इसका परिमाण गुणे पे 1 मान लो कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 1 है। अगर इसकी बात करते हैं 2 गुने की, तो ये क्या हुआ, ए वेक्टर का 2 गुना हो गया। देखिए माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि अगर ये पूर्व की ओर जाएगा तो दूसरा पश्चिम की ओर आएगा, अगर ए वेक्टर उत्तर की ओर जाता तो उसके माइनस लगा देने से क्या पता चलता, वो दक्षिण की ओर आएगा बस। लेकिन वो एक ही दिशा पे होते हैं, देखो पूरब
पूर्व और दक्षिण एक ही दिशा पे होते हैं, उत्तर और दक्षिण एक ही दिशा पे होते हैं, पूर्व पश्चिम एक ही दिशा पे होते हैं, तो दिशा पे तो एक ही है, तो संरेख कहलाएंगे। बस वो क्या आते हैं, एक पूर्व की ओर जा रहा है, दूसरा पश्चिम की ओर आ रहा है, और हम क्या देख रहे हैं, ये परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं, ये एक छोटा हो जाएगा, एक कुछ बड़ा हो जाएगा, तो परिमाण तो हमें सिर्फ ये बताएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर संरेख की बात करेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं कि परिमाण समान ही होने चाहिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हमें प्रश्न संख्या 5 का सेकंड दिया है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सदैव समान ही हो। अब हम बढ़ेंगे थर्ड की ओर। देखिए अब थर्ड पे हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। देखिए हमसे ये कह रहे हैं कि अगर दो ऐसे सदिश हैं जिनके परिमाण समान है, तो क्या वे सदिश संरेख होंगे। तो अगर हम बात करें कि ऐसे कोई दो सदिश जिनके परिमाण समान है, तो क्या वो संरेख होंगे या नहीं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके परिमाण समान हो तो वो सदिश संरेख कहलाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी ही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो परिमाण में भी, अगर परिमाण में समान है तो संरेख भी होंगे। देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, कि जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, वो 1 2 3 बिंदुओं से मिलकर बना है, ऐसे i कैप 2j कैप और 3k कैप। और जो बी वेक्टर है इसकी बात करें तो ये अगर ऐसे बना है -1 और ये 2 और ये 3, तो इसका क्या बनेगा, -i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, अगर ये भी माइनस का है तब। अगर अब हम बात करें इन दोनों सदिशों के, अगर इनके हम परिमाण निकालें तो दोनों के समान होंगे। देखिए अगर इसका परिमाण निकालोगे तो कैसे निकालोगे, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इसका भी निकालोगे तो सेम आएगा, क्योंकि वर्ग करना है तो माइनस प्लस में तो अंतर होने वाला नहीं है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम बात करें परिमाण की तो इससे समान आएंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये संरेख है, तो अगर इसकी बात करें तो ये धन धन वाले पे रहेगा, इसकी बात करें तो ये किसी और तल में रहेगा। इसका मतलब ये दोनों एक ही दिशा पे तो नहीं है, किसी भी हाल में एक ही दिशा में नहीं। हाँ अगर इसमें भी माइनस लगा होता तो ये जिधर की ओर होता ये उसके ठीक विपरीत ओर होता, तो इन दो में तो माइनस लगा है, ये प्लस की ओर है, तो इसका मतलब जिधर की ओर ये कहीं उन तलों में से कहीं अदर की ओर है। तो हम क्या कहेंगे, ये परिमाण में तो समान है लेकिन संरेख नहीं हो सकते। अर्थात ऐसे सदिश जो परिमाण में समान हो तो वो सदैव संरेख नहीं हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं। तो ये कैसा है, असत्य कथन है। अब देखिए इस प्रश्नावली 10.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है 5वें का चौथा। कह रहे हैं समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। देखिए अब इसमें भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर परिमाण में समान है और दो संरेख हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, मतलब परिमाण में भी समान है और संरेख भी है, तो वो सदिश समान ही कहलाते हैं। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, एक असत्य कथन है। ये तो तुम्हारा तीसरे का अपोजिट है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक असत्य कथन है। देखिए अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई है और आप चाहते हैं कि हमें इसी तरह मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें A4 के स्टडी टाइम को और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो प्राप्त करें। थैंक यू।